many files. Okay, so we began with the especially we talked about Spenserian sonnets, Elizabethan poetry, Elizabethan literature में जो sonnet writing है उसका जो importance है उसकी भी हमने बात की थी. Let us have a quick revision of all the points. पहला important बात है वो sonnet. जब as a student you need to understand कि जो sonnet है वो English literature का उसकी जो genesis है वो फॉरेन इम्पोर्ट है ना. हमने कहा पेट्रार्क एक राइटर थे इटली के, उनसे सर वॉट ने इंस्पायर होके वैसे उन्होंने सोनेट राइटिंग को शुरू किया. सो इंग्लैंड में जब हम रेनेसा के चाहे डिस्टिंक्ट या इमीडिएट जो इफेक्ट्स देख रहे हैं उनमें ये भी है कि सोनेट इंग्लिश लिटरेचर का एक हिस्सा बना. और जब भी हम सोनेट राइटिंग इंग्लैंड में सोनेट राइटिंग की पायनियर की बात करेंगे तो वो कौन है? सर थॉमस वॉट. और बहुत ज़्यादा 16th सेंचुरी में जो इसको पॉपुलराइज किया वो कौन थे? अर्ल ऑफ सरे. अर्ल ऑफ सरे, आई टोल्ड यू कि सरे इज द नेम ऑफ द प्लेस और अर्ल वो पोजीशन है. उनका कंप्लीट नाम हेनरी हॉवर्ड है जिन्होंने पॉपुलराइज किया था शुरुआत में सोनेट्स को. HENRY हॉवर्ड, HOWARD. और इसके बाद फिर एडमंड स्पेंसर, फिलिप सिडनी, माइकल ड्रेटन, विलियम, बाद में जॉन मिल्टन, उन्होंने बिल्कुल परफेक्शन तक लेके गए सोनेट राइटिंग को. सो वी सी कि जो इन राइटर्स का कंट्रीब्यूशन है इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश सोनेट, दैट इज डेफिनेटली इमेजरेबल. इफ वी सी द वर्ड सोनेट, क्योंकि ये इटालियन राइटिंग से लिया है और ये जो शब्द है सोनेट ये इटालियन वर्ड ही है जिसका मतलब होता है साउंड या सॉन्ग. दिस सोनेटो एक वर्ड है, इटालियन वर्ड है सोनेटो, SONNETTO. सो साउंड. और सोनेट इसलिए जो है इसका इंग्लिश वर्जन बना क्योंकि दिस इज अ शॉर्ट लिरिक पोएम जिसमें 14 लाइंस की पोएम है और वो आयम्बिक पेंटामीटर में होती हैं. और हमने डिस्कस किया कि स्पेंसर ने और शेक्सपियर ने किस तरीके से जो सोनेट्स हैं उनको अपना एक बड़ा फेवरेट फॉर्म ऑफ राइटिंग बनाया. सो आपको जो एज अ स्टूडेंट पता होना चाहिए वो ये है कि इटली में सोनेट ओरिजिनेट होता है. ये फॉर्म है जो पोएम्स की और ये अर्ली 13th सेंचुरी की बात है इटली की. ठीक है. और धीरे धीरे जो इटली में भी पॉपुलराइज या वो एक परफेक्शन तक लेके गए वो कौन थे? पेट्रार्क दांते, DANTE, ये अलग नाम है. और सबसे ज्यादा पॉपुलर पेट्रार्क ने तो बिगिन किया, शुरुआती राइटर्स में से एक थे. दांते ने बहुत ज्यादा परफेक्ट वे में इसको यूज किया. और दांते को तो समटाइम्स इट इज सेड कि वो फादर ऑफ सोनेट्स की तरह उनको कंसिडर किया जाता है. अब पेट्रार्क जो है वो इटालियन पोएट थे. और हम कल बात कर रहे थे कि सोनेट्स का एक थीम होता है लव, राइट? द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लव, वेदर इट इज अनरिक्विटेड लव या ये सेलिब्रेशन ऑफ लव है या अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग, द ट्रू मीनिंग ऑफ लव. और जिस तरीके से पेट्रार्क ने शुरुआत की और बहुत सारे इटालियन पोएट्स ने उसको आगे फॉलो किया. और इंग्लिश लिटरेचर में हम सरे और वॉट की बात करते हैं बिकॉज दीज वर द पीपल हु ब्रॉट दिस फॉर्म इनटू पॉपुलैरिटी. फिर आप यू मस्ट अंडरस्टैंड ये 8 लाइंस का जो ऑक्टेव नाम का जो हिस्सा है उस पोएम का और फिर लास्ट 6 लाइंस हैं जो सीस्टेट है. सो वी सी जब हम स्पेंसर के सोनेट्स की बात करते हैं आपको एमोरेटी को जरूर जिक्र करना है आपने, क्योंकि जो प्रिस्क्राइब्ड सोनेट्स हैं आपको वो एमोरेटी नाम की बुक से ही लिए गए हैं. सो यू नीड टू मेंशन AMORETTI. एमोरेटी जो पहली बार 1595 में पब्लिश हुई थी.
ठीक है, वो पूरा नाम तो उस किताब का एमोरेटी एंड एपिथेलेमियन है, EPITHALAMION। आपको जो यू कैन जस्ट कोट एमोरेटी, आपने जो पर्टिकुलरली मेंशन करना वो ये करना है कि ये जो एमोरेटी है इट इज द कलेक्शन ऑफ 89 सॉनेट्स, ठीक है। और क्योंकि उसमें कुछ ये जो एपिथेलेमियन की मैं बात कर रही हूँ ये इनकी पोएम थी, भी इसी बुक का हिस्सा था इसीलिए। और ये कल हम बात कर रहे थे कि एलिजाबेथ बॉयल जो है उनकी लेडी लव जिनसे उन्होंने मैरिज की, ये सब डेडिकेटेड था उनके उस रिलेशनशिप, उस कोर्टशिप को। हैविंग सेड ऑल दिस विच आई एक्सपेक्ट कि हर स्टूडेंट इस चीज को ध्यान में रखे जब वो अपने आंसर। We did sonnet 67 yesterday. Do you have text? I'm going to begin the next sonnet, sonnet 57. Sweet warrior, when shall I have peace with you? Do you have the text? Yes, ma'am. Okay. Okay, let us first read this sonnet. Sweet warrior, when shall I have peace with you? High time it is, this war now ended were, which I no longer can endure to sue. Nay, your insensate battery more to bear, so weak my power, so sore my wounds appear, that wonder is how I should live a jot, seeing my heart through launched everywhere, with thousand arrows which your eyes have shot, yet shoot ye sharply still, and spare me not. But glory think to make thee cruel stores, yea, cruel one, what glory can be got in slaying him that would live gladly yours? Make peace, therefore, and grant me timely grace, that all my wounds will heal in little space. Uh, we did Kalidas in previous semester, and when we were reading some passages from Abhigyan Shakuntalam, we talked about Saundarya Ras, we talked about various kinds of ras, जिनमें जो श्रृंगार रस में जो the kind of love that is shown, I think it comes somewhat near that. I want to reread this sonnet and I want your attention towards this composition by Spencer. मैं दोबारा इसे recite कर रही हूँ. Sweet warrior, when shall I have peace with you? High time it is, this war now ended, war which I no longer can endure to sue, and your incessant battery more to bear. So weak my power, so sore my wounds appear, that wonder is how I should live a jot, seeing my heart through launched everywhere, with thousand arrows which your eyes have shot. Yet shoot ye sharply still, and spare me not, but glory think to make these cruel stores. You cruel one, what glory can be got in slaying him that would live gladly yours? Make peace, therefore, and grant me timely grace, that all my wound will heal in little space. I deliberately made you read this sonnet twice because जब हम बार बार एक जो पोएट्री होती है ना उसको रिसाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिफोर यू अंडरस्टैंड इट. किसी भी किस्म की पोएम्स हो, वो लिरिक्स हो, सॉनेट्स हो.
So having said about Amoretti, about Spencer, about the nature of the sonnets, जो Amoretti नाम की collection में थे, because ये जो sonnets थे ये particularly specifically उस courtship को dedicated थे, उस eventual marriage को dedicated थे जो had with Elizabeth Boyle. और जो बहुत इम्पोर्टेंट आप बात करेंगे अपने आंसर में जब आप इसको एनालाइज करेंगे कि एमोरेटी जो सोनेट्स थे वो पेट्रियार्कन फॉर्म पे बेस्ड थे, है ना. और इनकी राइम स्कीम, इफ यू सी दिस, या यू सी सोनेट, the rhyme scheme of this sonnet is AB, AB, BC, BC, CD, CD, EE. Coming to the summary, coming to the paraphrasing of this sonnet, कल हमने जो सोनेट किया वहां पे एक जो फिगर्स ऑफ स्पीच थी पोएम्स में जो यूज हुई थी लैंग्वेज, हमने देखा कि उसमें बहुत ज्यादा जब कंपैरिजन है तो सीधा एक स्टीरियोटिपिकल थीम था जो सोनेट्स का एक हिस्सा था, क्या कि मेल लवर एक हंटर के रूप में प्रेजेंट किया है. और हम इस सोनेट में क्या देख रहे हैं कि जो बिलवेड है दैट इज शोन एज अ वॉरियर. ठीक है. और वो जो एक जो हमने कल जो सोनेट में देखा कि जो लवर है ही इज टायर्ड ऑफ दैट परस्यूट, ही इज exhausted with that chase, the following up that he is doing. और वो इस सोनेट में वो एलिमेंट, वो थीम है कि वो जो कॉन्टिन्यूअस स्ट्रगल है, वो जो लगातार वो जो परसूट है लवर के द्वारा टू अचीव द लव ऑफ द बिलवेड, वो यहाँ भी है. पहली लाइन में देखिए आप जो एक फ्रेज है स्वीट वॉरियर, वो किसको एड्रेस कर रहा है? द स्पीकर इज एड्रेसिंग हिज बिलवेड because he believes that it is the right time, it is the appropriate time कि अब जो ये जो war है that should be ended and they both should live together peacefully. I hope you understand ये war, ये warrior क्यों है, because there is a tussle, there is a attempt, an effort on the part of the male lover जो कोशिश कर रहा है अपनी जो beloved है उसकी जो lady love है, she should also have the same feeling. और वो इतना ज्यादा टायर्ड है. जस्ट सी फर्स्ट लाइन, आई एम रिपीटिंग, व्हेन शैल आई हैव पीस विद यू. सो आपको पता है एक अंग्रेजी में टर्म होती है रिटोरिकल क्वेश्चन. रिटोरिकल क्वेश्चन भी एक मैंने पहले भी जिक्र किया होगा क्लासेस में डेफिनेटली कि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो जरूरी नहीं है कि हम वो इसलिए पूछते हैं कि उसमें आंसर आए. रिटोरिकल क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जो एम्फेसाइज करते हैं अपने एक असर्शन को, अपनी एक बिलीफ को असर्ट करते हैं, वो रिटोरिकल क्वेश्चंस होते हैं. जैसे हम कहें किसी को हु विल हेट हिज और हर कंट्री. So this is not a normal question जहाँ पे हम आंसर चाह रहे हैं कि बताइए कौन है जो अपनी देश से प्यार नहीं करता. We just want to assert this fact that no one hates their country. तो यहाँ पे जब ये क्वेश्चन है, आपने इसको जो ओपनिंग होती है ना किसी भी चीज की, चाहे वो स्टोरी है, पोएम है, नॉवल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. सो द ओपनिंग लाइन ऑफ दिस सोनेट, it establishes the theme of love. It also establishes the mental tiredness of the lover, जो कि ये चाह रहा है कि ये जो एक टसल रिलेशनशिप की चल रही है वो खत्म हो जाए. हाई टाइम इट इज. तो हाई टाइम मतलब उसका पेशेंस जो है इट इज फुल टू द ब्रिम, भर चुका है पूरा. दिस वॉर नाउ एंडेड. अब दिस वॉर नाउ एंडेड, दिस शोज कि जो लवर है वो
he has a piece of advice to offer to his beloved. Or if you see at the third line, which I no longer can endure to see you, and your incessant battery more to bear. So अब मेरे लिए वो जो जो ये फॉलो, ये जो परसूट है, अब उसके लिए मेरे पास एनर्जी और पेशेंस जो है, पेशेंस वो खत्म हो रही है. और क्योंकि वो वॉरियर की तरह दिखाया है, और फर्स्ट लाइन में जब पीस की बात हो रही है, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि ये कोई वर्बल फाइट की बात नहीं हो रही. इट इज अबाउट द इग्नोरेंस दैट द बिलवेड इज गिविंग टू द लवर. तो जो वो इग्नोरेंस उसको मिल रही है, वो उसको कैसे लग रही है, जैसे कोई बहुत बड़ी वॉर वेज हो गई होती है, बैटल वेज हो गई है उसके खिलाफ, और वो उसको ही इज अनएबल टू टॉलरेट. और so weak my power, so sore my wounds appear, that wonder is how I should live a jot. अब क्योंकि वो जो मेल लवर है, he believes that the ignorance of the beloved has attacked his patience, his endurance, कि अब उसमें वो हिम्मत नहीं है, और वो अपने जो हार्ट है उसको बुरी तरीके से पियर्स्ड मानता है by the arrows of her eyes. Or he believes that she does not have any mercy, because very mercilessly he is shot by the arrows of her eyes. और वो अपील भी करता है, जो मेल लवर है, that you should keep your cruelty aside, or you should shower your love on me. और सोनेट में हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन बहुत बार यूज हो रहा है. वो बाद में भी आता है ना कि यू क्रूअल वन. ये यू क्रूअल वन वैसा ही है जैसे फर्स्ट लाइन में स्वीट वॉरियर है, क्योंकि वो उसको क्रूएलिटी के तौर पे पर्सोनिफाई कर रहा है. और जैसे क्रूएलिटी को हम एड्रेस करते हैं, किसी भी एट्रीब्यूट को एड्रेस करते हैं, तो वैसे ही वो उसको, ह्यूमन बीइंग है वो तो, लेकिन उसके अंदर जो वो एट्रीब्यूट है क्रूएलिटी का, जो मेल लवर को लगता है, वो उसको संबोधित ही ऐसे करता है कि he has given her a name, a cruel one. So तुम्हें क्या ग्लोरी मिलने वाली है, क्या, what will you get in slaying ye cruel one? What glory can be got in slaying him that would live gladly yours? So a person who is already ready to live life very happily with you, so what is the point in torturing and troubling that person? What is the point? What will she achieve? What will she get in doing so? When the lover is ready to pass his life with her. Towards the ending of the sonnet, जो lover है वो request करते हैं कि you just yield, submit to the love that he has, और ग्रेस से शावर करें उसे. और अगर ऐसा होता है that she shows her grace, तो क्या होगा? लास्ट की 2 लाइन्स देखो. make peace therefore and grant me timely grace, that all my wounds will heal in little space. तो क्या होगा फिर? healing will take place. जितने भी wounds हैं, जितनी भी पेन एगनी है, वो सब हील हो जाएगी. I hope by now that these lines are easily understood by you. All you have to do is you have to talk about the collection of the poems, the book entitled Amoretti. You have to talk about sonnet in the beginning जब हम आंसर प्रिपेयर करते हैं. और आपको स्पेंसर की जो अचीवमेंट है एज अ सोनेटियर, उसकी बात आप तभी कर पाओगे ना जब आप उनके सोनेट्स को अच्छे से देखोगे. एंड यू विल सी कि कुछ ऐसे राइटर्स हैं स्पेंसर की तरह जिन्होंने सोनेट्स को एक बहुत अलग एक्सक्लूसिव वे में यूज किया है. और अगर इस पर्टिकुलर सोनेट को आप देखें तो आपको यू सी दैट सच सोनेट्स
लव को डिस्क्राइब करने के बहुत ढंग हैं, बहुत लोगों ने लव, स्पिरिचुअल लव को डिस्क्राइब किया है. There were many writers who wrote about physical love. You have images, metaphors, जहाँ पे beloved या जो love है ना उसको एक tormentor की तरह, जो जो किसी पे टॉर्मेंट करता है, अत्याचार करता है, तो अत्याचारी की तरह उसको दिखाया है. सो दिस इज ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट इमेज जो जो आपको मेंशन करनी है. आप इस सोनेट का जिक्र करेंगे कि यहाँ पे बिलवेड इज पोर्ट्रेड एज अ क्रूअल टॉर्मेंटर. और इसीलिए कुछ क्रिटिक्स ये भी मानते हैं कि स्पेंसर जो हैं वो कुछ ज्यादा ओरिजिनल राइटर नहीं थे, जैसे कि हम शेक्सपियर और सिडनी को देखते हैं, क्योंकि स्पेंसर के सोनेट्स में ट्रेडिशनल जो ओल्ड थीम्स थे ना सोनेट्स के, वो ही उभर के आ रहे थे. बट यू मस्ट अंडरस्टैंड है उसको रिवाइज जरूर किया है स्पेंसर ने, क्योंकि जो पेट्रार्कल ट्रेडिशन था, जो ओरिजिनल इटालियन ट्रेडिशन ऑफ सोनेट राइटिंग था, वहां पे हमेशा ना ये जो यर्निंग थी वो फिजिकलिटी ज्यादा थी. ठीक है. और जो पेट्रार्कन सोनेट था, जो बहुत बड़ा फर्क, जो बहुत बड़ा चेंज स्पेंसर लेके आए सोनेट राइटिंग में, कि जो पेट्रार्कन सोनेट थे वहां पे एक कॉन्फ्लिक्ट होता था स्पिरिचुअल फिजिकल लव में, और जो लव ऑब्जेक्ट होता था वो जरा एडल्टरस लव होता था, बिकॉज द बिलवेड इज ऑलवेज अ मैरिड पर्सन. और जब स्पेंसर को हम देखते हैं लिखते हुए सोनेट राइटिंग, तो उन्होंने हमेशा एक ऑनर इन लव की बात की है, रिस्पेक्ट इन लव, द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द अदर पर्सन, यू नो. और उन्होंने ये एक ऐसा आइडिया दिया उस पर्टिकुलर रीडर्स जो सेक्शन था उनका, दैट अ वुमन कुड बी ऑनरेबली वन. You know, there should be an honor to love. There should be an element of respect in love. Or Elizabeth Boyle, जब their courtship began, she was an unmarried woman and they are in marriage. पेट्रार्कन ट्रेडिशन को रिवाइज किया स्पेंसर ने अपने अकॉर्डिंग, उसको उसमें चेंजेस लेके आए और लव के बहुत एस्पेक्ट्स उन्होंने डिपिक्ट किए. पेट्रार्कन ट्रेडिशन के साथ हम इसलिए कंपैरिजन कर रहे हैं क्योंकि वहीं से वही स्टाइल स्पेंसर ने चुना था. लेकिन जो लव का थीम है पेट्रार्कन ट्रेडिशन में, वो ज्यादा इंस्टेबिलिटी और डिसकंटिन्यूटी ऑफ लव की बात करते हैं. जो फीलिंग्स हैं एक लवर की, जो थॉट्स हैं, जो मोटिव्स हैं, वो बड़े चेंज होते हैं पेट्रार्कल सोनेट में, क्योंकि वहां पे ईगो, कॉन्फ्लिक्ट, there is constant change within the speaker. और ये कॉन्फ्लिक्ट जो मैं पेट्रार्कन ट्रेडिशंस की बात कर रही हूँ, ये कभी रिजॉल्व नहीं होते. वो हमेशा वहां पे फ्रस्ट्रेशन, रिजेक्शन ऑफ द बिलवेड, इनएबिलिटी, फिजिकल लव, ये सब कंटिन्यू होता है. और स्पेंसर में जो बहुत कमाल की बात थी वो थी कि उनके जो सोनेट्स थे is a unique solution in his sonnets. और उन्होंने जो एक पेट्रार्कन लव सिचुएशन थी ना, जिसमें हमेशा जो स्पीकर था वो खुद में ही ऑब्जर्व होके रह जाता था, उसको डेफिनेटली कहाँ चेंज किया स्पेंसर ने, पीस, ट्रैंक्विलिटी की तरफ. उन्होंने लव को दिखाया दैट लव, द गोल ऑफ लव इज द सेक्रेड वर्ल्ड ऑफ मैरिज. ये स्पेंसर ने एक मैसेज कन्वे किया. और he conveyed this idea that marriage is a sanctuary, जहाँ पे दो लोग जो हैं they find peace and rest in mutual love. और it was Spencer, it was his sonnets जिन्होंने ये बात की कि spiritual और physical love पूरी harmony से रह सकता है. आपने ये जो कल हमने sonnet पढ़ा, उसमें ये बात बहुत क्लियर है, बहुत assertion से express होती है. The same is true with this sonnet also, because we see इस sonnet में एक अपील है जो lover अपनी beloved के लिए रखता है.
ओके, सो जब आप अपने आंसर में इसको अटेम्प्ट, तो आपको इतना यहाँ दिख रहा है इस सोनेट को, जब आप देख रहे हैं पर्टिकुलरली किसी एक सोनेट को क्रिटिकली अप्रिशिएट करना हो, सो वी अंडरस्टैंड कि दिस सोनेट स्वीट वॉरियर, इट इज अबाउट अ बिलवेड हु इज अनरिस्पॉन्सिव, पहली बात। दूसरी बात, जो जो एक लवर है उसकी ऑन गोइंग स्ट्रगल, जिसमें से वो बहुत टायर्ड है और बहुत एग्जॉस्टेड है बिकॉज ऑफ दैट अनरिस्पॉन्सिव नेचर ऑफ द बिलवेड। कुछ अगर आप इस सोनेट की बिगिनिंग देखें तो मैं कहूंगी कि जो मैं बातें अभी आपसे पेट्रार्कन ट्रेडिशन की कर रही थी, उसके एलिमेंट्स दिख रहे हैं हमें इस सोनेट की शुरुआत में। बिकॉज यहाँ बिगिनिंग में जो बिलवेड को एड्रेस किया गया है लवर के द्वारा, और वो जो जो पहला क्वेश्चन है, व्हेन शैल आई हैव पीस विद यू, तो आप खुद देखिए ना जी, इस क्वेश्चन को मैं बार बार फोकस में लेके आ रही हूँ, बिकॉज बिगिनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज शोइंग द फ्रस्ट्रेशन और डेस्परेशन जो जो उसकी टोन में है, क्योंकि वो डिपिक्ट कर रहा है जो लवर है कि बिलवेड जो कि स्वीट वॉरियर है वो बहुत क्रूअल है, बहुत हार्श है। उसकी जो एक एक रिजेक्शन की एक हैबिट बन चुकी है बिलवेड की। सो वी सी, मैंने जब कहा कि ये पेट्रार्कन ट्रेडिशन में है, तो जैसे एक इंसान हमेशा अपने बारे में सोचता है ना, लवर ऐसा ही एक इंसान है जो जो अभी अपनी एनॉयंस, अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी पेन की बात कर रहा है। उसको क्या लग रहा है, दैट द बिलवेड इज अनरिस्पॉन्सिव, द बिलवेड इज अनकेयरिंग। और फिर हम अगर इनको 4 लाइंस में भी देखें, थॉट्स जो आ रहे हैं इसमें, तो वी सी कि वो एक अर्ज कर रहा है अपनी बिलवेड को कि शी शुड एंड द वॉर, है ना, और जो कि वो टॉलरेट नहीं कर सकता, पेशेंस नहीं है उसके अंदर वो इग्नोरेंस टॉलरेट करने की, और वो बहुत ज्यादा खुद को वूंड्स का जिक्र किया उसने ना, इंजरी का जिक्र किया है लवर ने। सो वी अंडरस्टैंड कि ये इंजरी कौन सी है, इट इज मोर ऑफ एन इनर टर्मोइल, द इनर सेटबैक। और जब वो ये एक्सप्रेशन यूज करता है, विद 1000 एरोज, अब कौन से ये 1000 एरोज हैं, दे आर शॉट फ्रॉम द आईज ऑफ द बिलवेड, जो कि पेनिट्रेट करके गए, जैसे तीर लगते हैं ना, तो पेनिट्रेट करके गए थ्रू हिज हार्ट, जहां पे उसको लगता है कि द हार्ट इज नाउ इन अ परपेचुअल स्टेट ऑफ इंजरी, ऐसा जख्म है वहां पे, दैट ही इज अनएबल टू सर्वाइव विदाउट हर। So मूविंग अहेड इन दिस सोनेट, वो जो एक सफरिंग है लवर की, सी दिस लाइन, ये शूट ये शार्पली स्टिल एंड स्पेयर मी नॉट। इसको मैं दोबारा रीड कर रही हूँ, ये शूट ये शार्पली स्टिल एंड स्पेयर मी नॉट। कितनी पोइग्नेंट एक वर्ड होता है ना, बहुत तीव्रता से जो फ्रस्ट्रेशन को दिखाया जाता है, क्योंकि ये लाइन जो है वो यही बता रही है कि बिलवेड कॉन्टिन्यूसली रिफ्यूज कर रही है उस लव प्रपोजल को ऑफ द लवर, एंड नाउ द पोएट, द पर्सोना, द लवर इज जस्ट मोर्निंग इन पेन। जो पेन उसको, pain is given by the beloved, and the pain is in his heart. You see that the lover is now at the mercy of the acceptance of the beloved, और जो lover है वो beg कर रहा है in a way, because he appeals, he requests that all the wars that are going in between them वो एंड हो जाए, और अब वो कंप्लीट पीस में रहना चाहता है, एंड he is ready to be happily, ready and happily to be hers. जैसे हम इसको देख रहे हैं, और लास्ट का जो जो मैंने कहा था कि 12 लाइंस एक तरफ और कपलेट एक तरफ है, जहाँ पे कपलेट में वो एक सॉल्यूशन के साथ है, और वो सॉल्यूशन क्या है
एक रिक्वेस्ट है अपनी बिलवेड के लिए, टू मेक पीस विद हिम, टू ग्रांट ग्रेस टू हिम, जिससे कि वो जो वुंड्स हैं इन हिज हार्ट दे कैन बी हील्ड. सो वी सी कि जो ये सोनेट एंड होता है, it ends with the hope about the period of peace, and जहाँ he wants कि इस वॉर से वो दूर हो और वो सारी जो वुंड्स हैं वो हील हो जाए. आई गेस मैं इसको दोबारा इसलिए करवा रही हूँ कि कोई कंफ्यूजन ना रहे. दिस इज अ that has a simple way of showing the emotions of the lover, so it is nicely described. बट फॉर श्योर आई गेस कि कुछ ऐसे रस हैं जो हम संस्कृत पोएटिक्स में पढ़ रहे थे, जो कि इवोक होते हैं जब हम किसी और वर्ल्ड लिटरेचर में भी किसी को भी किसी किस्म की लैंग्वेज में उसको पढ़ते हैं. व्हेन यू टॉक अबाउट स्पेंसर करते हैं हम, चाहे वो शेक्सपियरियन सोनेट्स हैं, चाहे स्पेंसेरियन सोनेट्स हैं, एलिजाबेथन पोएट्री में ना ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट और फेमस पॉपुलर थीम था. क्या थीम था पॉपुलर सोनेट्स का? टू टॉक, टू रिप्रेजेंट जो परमानेंट, जिसको हम इटर्नल कहते हैं, अनशेकेबल, जो वेवर नहीं करता, बदलता नहीं है, ट्रू लव. दैट वाज वेरी वेरी पॉपुलर. जो लोग थे ना एलिजाबेथन टाइम के, इन चीजों को पढ़ना सुनना बहुत पसंद करते थे. So I hope you will be able to make sense of this sonnet, and